तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। आज आपको बताएंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड। अभी तक के हमने पूरी वीडियो बताई थी, आपको चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। चैप्टर सेकंड का फर्स्ट वीडियो भी आ चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देखें। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें और सभी वीडियो को क्रम से देखते हुए अपना नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि हम आपको जिस प्रकार से पढ़ाए हैं आप लोग नोट्स आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें आपका चैप्टर सेकंड है और पार्ट सेकंड भी है। सभी टॉपिक समझिएगा और नोट्स जरूर बनाएगा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका इसमें सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन के कितने सोर्स हैं। इसके पहले हमने आपको एयर पॉल्यूशन बताया, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाया था। आज आपको बताने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ लास्ट तक, पूरा आपको टॉपिक समझ में आएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो इसमें देखिए दो प्रकार के आपके सोर्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के, एक मैन मेड होता है और एक होता है नेचुरल सोर्स, यानी एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव जनित स्रोत यानी कृत्रिम स्रोत, जिसे आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें सब कई टाइप्स के होते हैं, तो सबको हम क्रम से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल सोर्स के, यानी वायु प्रदूषण के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जो प्रकृति द्वारा आपके प्रदूषण किए जा हो रहा, उसमें क्या क्या आता है। तो इसमें जैसे कि आप लोग फर्स्ट में लिखेंगे, हम बोलते हैं आप लोग ध्यान से लिखिएगा। फर्स्ट में आप लोग ये लिखेंगे कि ज्वालामुखी के उद्गार से जो उत्पन्न प्रदूषक होते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब ज्वालामुखी आपका विस्फोट होता है तो वहाँ से अनेक प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, हाइड्रोजन गैसें निकलती हैं, धूल निकलता है, धुआं निकलता है और राखें निकलती हैं। तो ये सब जो हैं ये सब प्राकृतिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग फर्स्ट लिख लीजिएगा कि ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई राखें, धूल, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा अन्य गैसें, ये हैं नेचुरल सोर्स के फर्स्ट क्रम में। सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड आप लोग लिखेंगे कि जैसे कि आंधी तूफान के उड़ते समय धूलें, जैसे आंधी तूफान आपका आता है तो अनेक प्रकार की धूलें उड़ती हैं, वायुमंडल में हमारे जाती हैं, प्रदूषित करती हैं। धूलें उड़ती हैं, आप लोग कहेंगे उससे कैसे प्रदूषण होगा। तो वायु में जो है छोटे छोटे शीशे के कण उपस्थित रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो जब एयर चलेगी वो लोग धूल में मिक्स होंगे और आपको प्रदूषित, मतलब आपके वातावरण को वो प्रदूषित करेंगे। तो ये भी आपके प्राकृतिक सोर्स के अंतर्गत ही आता है। थर्ड इसमें सी नंबर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, हरे पौधे से उत्पन्न प्रदूषक। जो आपके हरे पौधे होते हैं उसमें से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फूलों के परागकण के समय, परागकण से भी आपके प्रदूषण होते हैं। तो ये भी आप लोग लिखेंगे सी में। और टी में आपका नेचुरल सोर्स है, इसमें आप लोग ये लिखेंगे कि फोर्थ में आप लोग लिख लेंगे ये कि तनों में लगी आग से उत्पन्न धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जंगलों में आग लग जाती है तो वह बहुत भीषण रूप ले लेती है, और वह जो आग होती है हरे पौधे में जब लगती है तो उससे प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बहुत तेज़ी से निकलती हैं जब आपके तनों में आग लग जाती है, तो इससे भी आपका वायु जो है वह प्रदूषित होने लगता है। तो आप लोग इसे डी नंबर में लिखेंगे। देखिए छोटे छोटे सोर्स हैं, इसको आपको लिखना है और दो एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी दिनों तक आपको याद भी रहेगा, और जो कि आपके लिए फ़ायदा होगा एग्ज़ाम टाइम में। तो आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगला देखते हैं ई नंबर, यानी पांचवा। इसमें आप लोग लिख लेंगे जैसे कि आपके जो बीजाणु होते हैं या कवक जो होते हैं, कवक से उत्पन्न जो जीवाणु या वायरस होते हैं, तो इनसे भी आपके नेचुरल एयर पॉल्यूशन यानी प्राकृतिक वायु प्रदूषक के सब सोर्स हैं। ये भी आपके प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। और अगला आप लोग लिख लेंगे जैसे कि दलदल हो गया, इसमें जो अपघटित होने वाले पदार्थ रहते हैं, यानी इसमें जो सड़ते हैं पदार्थ, तो वहाँ से आपके मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो कि आपके वायुमंडल को काफ़ी हानि पहुँचाती है। तो आप लोग उसे लिख लेंगे छठे में, यानी
एफ में। तो आपको हमने यहाँ पर लिखाया नहीं, बोल दिया, आप लोग स्वयं लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझा दिया, समझना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगला हम देखेंगे इसमें मैन मेड सोर्स या आर्टिफिशियल एयर पॉल्यूशन या आर्टिफिशियल एयर पॉल्यूशन सोर्सेज, यानी कृत्रिम वायु प्रदूषक या मानव जनित स्रोत। देखते हैं, तो देखिए यही है मैन मेड सोर्स। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब हो गया जो आप लोग प्रदूषण करते हैं, अभी तक जो था वो सब प्रकृति के अंतर्गत आता था, और मैन मेड यानी आप लोगों के द्वारा प्रदूषण जो हो रहा है। तो देखते हैं आप लोग कौन कौन सा प्रदूषण करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि आप लोग अपने फर्स्ट में देखिएगा, जैसे कि आप लोग अपने रसोई घर में, कारखानों में, घरों के जो कचरे होते हैं उनको जलाते हैं। तो जो प्लास्टिक होता है, जो कचरा होता है, वो जलता है तो वह बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है और आपके फेफड़ों पर भी, आपके शरीर पर भी वह प्रभाव डालता है। तो इससे जो है आपको बचना चाहिए। तो इससे भी आपका क्या होता है, एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा मिलता है, वायु प्रदूषण इससे अधिक होता है। जब आप लोग अपने घरों के कचरों को, प्लास्टिक जो भी रहता है सबको जलाते हैं, तो उससे जो निकलता है धुआं, वो भी वायु प्रदूषण के रूप में बहुत ही हानि पहुंचाता है अपने वायुमंडल को। और इसमें से बी नंबर आप लोग लिखेंगे, जो आपका मोटर वाहन चल रहे हैं आजकल, मोटरसाइकिल है आपका, बड़े बड़े वाहन हैं, तो उससे आपका जो धुआं निकलता है, स्वचालित वाहन जो होते हैं उससे काफ़ी मात्रा में धुआं निकलता रहता है, गैसों का रूप लेता है, वह आपके वायुमंडल में तो जाता है। तो वायुमंडल में जाएगा तो वो भी काफ़ी प्रदूषण करता है, आपके शरीर पर भी करेगा, आपके वायुमंडल को तो करेगा ही करेगा। अगला देखते हैं सी में, जैसे कि आप लोग कारखानों में, खदानों में या कहीं अन्य जैसे बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है वो भी आपके प्रदूषण को प्रभावित करता है। तो इन सब पे कम से कम आपको यूज करना चाहिए। मोटरसाइकिल हो गए, वाहन हो गए, इन सब पे कम से कम यूज करना चाहिए आप लोगों को। प्रदूषण इससे भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इसमें आप लोग अगला लिख सकते हैं, जैसे नाभिकीय विस्फोट होता है, परीक्षण किए जाते हैं, नाभिकीय संयंत्र हैं, अनेक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर फ्लूइड्स हैं, ईंधन हैं, ये सब जो हैं इनके द्वारा भी आपका क्या होता है, वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। 2 टाइप्स हैं, मैन मेड हैं एंड नेचुरल हैं। तो सबके बारे में आप लोग लिखेंगे, तब जाकर आपको वहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग गलती मत करिएगा, पूरा लिखिएगा, अच्छे प्रकार से करिएगा, तभी आपको नंबर अच्छे से दिया जाएगा। और इसमें अगला हम देख लेते हैं, जैसे कि कोयले का आप लोग खपत बहुत ज़्यादा करते हैं। कोयला जो है, तो इसमें से भी आपके वायु प्रदूषण में फैलने के लिए अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, क्योंकि जब कोयला जलता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं जो अन्य निकलता है इसमें, ये भी आपके वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। जिससे आपका वायुमंडल तो प्रदूषित होता ही है, साथ साथ में आपके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यही कुछ सोर्सेस थे जो कि आपके एयर पॉल्यूशन की सोर्सेज थी, नेचुरल सोर्स थी, मैन मेड सोर्स थी। तो इनको आप लोग अपने नोटबुक में डाउन कर लीजिएगा और उसे 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ याद ज़रूर रहेगा। वैसे तो ऐसे आप लोग जब 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो बिना देखे ही आप लोग आसानी से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि एक प्राकृतिक होता है, ये कृत्रिम होता है। बस इन्हीं 2 वर्ड से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि प्राकृतिक में यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदूषण हो रहा है, और एक कृत्रिम यानी जो हम लोग कर रहे हैं प्रदूषण। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, एक ही बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपको ध्यान में ज़रूर रहेगा। तो चलिए ये थे आपके सोर्सेज। अब इसका हम इफ़ेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो आपका पॉल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उस पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब के बारे में जानते हैं हम इस टॉपिक में। तो टॉपिक में आपका फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। क्या है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ? तो सबसे पहले समझ लेते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन में। जैसे कि आप लोग ये समझते हैं कि चाहे जो भी प्रदूषण रहे, चाहे जल रहे, वायु रहे, आपका
ध्वनि प्रदूषण रहे, मृदा प्रदूषण रहे, चाहे जो भी प्रदूषण रहे, कुछ न कुछ खराब प्रभाव वह ज़रूर डालता है। चाहे जो भी प्रदूषण रहे, कुछ न कुछ प्रभाव वो ज़रूर डालता है। लेकिन अगर वायु प्रदूषण की बात करें, तो वायु प्रदूषण जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। वायु है तो वायु पूरे विश्व में है, तो वह प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है प्रेजेंट टाइम में। और इसे हम अलग-अलग, जैसे अलग-अलग इसके सोर्स हैं, जैसे मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर, पेड़-पौधों पर, इसके बिल्डिंग जो हमारी बनी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जीव-जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन में। तो सबसे पहले इसमें आपका है इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, यानी मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, एयर पॉल्यूशन का। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको हम समझाएंगे, आप लोग खुद से नोट्स बनाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं नोट्स प्रोवाइड कीजिए, नोट्स तो हम नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोग नोट्स स्वयं बनाइए। तो सबसे पहले देखते हैं मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है एयर पॉल्यूशन का। तो देखिए, आप लोग सांस लेते हैं, अगर जो एयर आपके अंदर जा रही है, ऑक्सीजन आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, अगर वह प्रदूषित है तो आपके अंदर क्या क्या प्रभाव हो सकता है, आपका क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। क्या होता है, इससे आपका जो श्वसन तंत्र होता है, इससे जो आपका श्वसन तंत्र होता है वह प्रभावित होने लगता है, और जिससे आपको दमा, सिर दर्द, फेफड़े का कैंसर, खांसी, आंखों में जलन, गले का दर्द, हृदय रोग, उल्टी, जुकाम आदि बहुत से बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। तो ध्यान रहे, प्रदूषण को अगर आप लोग कम करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और पूरे वायुमंडल के लिए भी अच्छा होगा। तो एयर पॉल्यूशन का जो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव है, आपने अभी अभी सुना हमने क्या बोला। और आपको बता दें कि जब एयर पॉल्यूशन में आप लोग जानते हैं अनेक प्रकार की गैसें हैं वायु में मिली हुई हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सी गैसें हैं। लेकिन आपको बता दें, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जो आपकी वायुमंडल में मिली हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उससे आपको क्या होता है, एम्फाइसीमा नामक रोग हो जाता है, बहुत विशालकाय रोग हो जाता है, और आपका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रहे, कुछ ही लोग होते हैं जिनको यह रोग होता है, तो आपको इससे बचना चाहिए, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। और अगर बात करें आपके अमेरिका की, जो कि वह हर तरह से स्वास्थ्य विभाग में सही है, लेकिन इसी रोग के कारण, किसके रोग के कारण, एम्फाइसीमा, कौन सा रोग है, ध्यान लिख लीजिएगा, एम्फाइसीमा नामक जो रोग है, इससे अमेरिका में आपके 50,000 कम से कम लोग हर साल मर रहे हैं। किस रोग से, इसी रोग से। और यह रोग किससे है, एयर पॉल्यूशन से है। तो देखिए, एयर पॉल्यूशन का कितना बड़ा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है। आपको उल्टी, जुकाम, निमोनिया, हृदय रोग, अनेक प्रकार के बड़े बड़े रोग हो सकते हैं, किससे, एयर पॉल्यूशन से ही। चलिए देखते हैं अगला, इफेक्ट ऑन एनिमल्स। आप पर प्रभाव पड़ा तो क्या वह जानवरों पर प्रभाव नहीं डालेगा, एकदम डालेगा, वह जानवरों पर भी प्रभाव डालेगा। कौन, एयर पॉल्यूशन। जिस प्रकार से आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार उनको भी, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। उनकी भी श्वसन तंत्रिकाएँ जो हैं वह प्रभावित होने लगेंगी, और यह प्रभाव उन पर भी बहुत ज़्यादा होता है। जो आपके मोटर वाहन होते हैं, आपके जो मोटर वाहन होते हैं, उससे निकलने वाले धुएँ जो होते हैं, धुएँ से जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनकी मात्रा जो हो जाती है वह कम होने लगती है, किससे, पॉल्यूशन से ही। आप ही लोग देख लीजिएगा, दिल्ली हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, इन सब क्षेत्रों में और ठंडी का सीज़न आपका आ रहा है, देखेंगे कोहरा जो है 10 दिन 20 दिन तक शांति नहीं रहता, और जो धूप है वह पृथ्वी पर पहुँच ही नहीं पाती है। तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनकी मात्रा कम हो लगती है, और यही जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनकी मात्रा कम होने के कारण जीव जंतु काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। ठीक। और इससे जो होते हैं मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होती हैं, उनके मरने की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, किससे, वायु प्रदूषण से इतना अधिक हो गई है, तो आपके जो मधुमक्खी हैं वह बड़ी संख्या में मरने लगती हैं। और इसके अतिरिक्त जब घास हो गया, पशुओं के चारों के लिए हम काटते हैं, जो घास रखते हैं पशुओं के चारे के लिए, उसमें भी आपके अनेक एयर पॉल्यूशन के कारण ही छोटे छोटे कण मिक्स होते हैं। क्या होता है उसमें, अनेक छोटे छोटे कण मिक्स होते हैं। जब पशु इसे चारे के रूप में ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उसमें फ्लोराइड यौगिक रहता है, उसकी मात्रा अधिक से अधिक बढ़ जाती है, जिससे उनकी जंतुओं के हड्डियों में
दांतों में फ्लोओरिसिस, नोट कर लीजिएगा, फ्लोओरिसिस, फ्लोओरिसिस नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके जंतुओं का जो आपका वजन है वह घटने लगता है और उनकी हड्डियां जो हैं वह कमज़ोर होने लगती हैं। तो देखिए, आप लोग खुद लिख सकते हैं ये सब जो एयर पॉल्यूशन का प्रभाव है, आप सामने है, सब आप लोग लिख सकते हैं। आपके समाज में क्या हो रहा है एयर पॉल्यूशन से, आप लोग स्वयं लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, पेड़ पौधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वायु प्रदूषण से जो है वृक्ष आपके हो गए, वायु प्रदूषण से आपके वृक्ष, फल फूल, जो सब्जियां हैं वह काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं। क्यों प्रभावित हो जाती हैं? क्योंकि अगर जो है आपका वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, तो जो सूर्य की किरणें हैं वह पृथ्वी पर आ नहीं पाएंगी, बहुत कम मात्रा में आएंगी। अगर आएंगी भी तो वह प्रदूषण जो फैला उससे टकरा कर आएंगी, तो वो जो किरणें हैं आपके फूल पौधों या सब्जियों पर पड़ेंगी तो क्या होंगी, उन्हें वह प्रभावित कर देंगी, उन्हें वह क्या कर देंगे, प्रभावित कर लेंगे। और पौधे जो हैं, जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे तो उनका विकास होगा नहीं, तो इससे भी आपकी भुखमरी भी आ सकती है। और हाँ, जब वायु प्रदूषित क्षेत्रों में जब वर्षा होती है, जब वर्षा होने लगती है, जहाँ पर प्रदूषण अधिक है, जब बरसात होने लगता है तो उसमें अनेक प्रकार की गैसें मिली होती हैं आपके एयर में। तो वह जो गैसें हैं वह पानी के छोटे छोटे कणों से टकराकर उसके साथ ही पेड़ पौधों पर आकर गिरती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं और पौधों की जड़ों में वो जल मिलकर उसे नष्ट कर देता है। तो सोच लीजिए पेड़ पौधों पर भी वायु प्रदूषण का कितना बड़ा प्रभाव होता है। बहुत से लोग हैं इसको नहीं समझते हैं, अपना गाड़ी का धुआं निकल रहा है, मालूम पड़ता है जैसे 30 साल 40 साल का गाड़ी हो, धुआं निकलता ही रहता है, लेकिन उनको इससे कुछ भी प्रभाव होने वाला नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जो है कदम अपना उठा रही है, लेकिन अभी भी कुछ अच्छे रिस्पांस आके नहीं आ रहे हैं। अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट एंड वेदर, यानी आपका जलवायु एवं मौसम प्रभाव पर भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। आपकी क्लाइमेट यानी जो जलवायु है, अचानक कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, फिर ठंडा हो जाता है मौसम, 2 दिन बाद फिर गर्मा होने लगता है, ऐसा क्यों? ये जो वायु प्रदूषण है या विश्व की जो जलवायु है, आपकी क्लाइमेट है, इसको भी बहुत अधिक प्रदूषित कर दिया दिया है जो वायु प्रदूषण है। और कुछ वर्षों में जैसे ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में काफ़ी जो ठंडे जलवायु थे वहाँ पर प्रदूषण के कारण ही वहाँ की जलवायु जो है वह गर्म हो चुकी है और जो गर्म स्थान थे वह ठंडे हो चुके हैं। किसके कारण? एयर पॉल्यूशन के कारण ही हो चुके हैं। और जो बाढ़ एवं सूखे आते हैं, बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, ये सब क्यों होता है? ये सब होता है आपका एयर पॉल्यूशन के कारण ही। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें कोरोना काल में, तो सबसे शुद्ध जो आपका एयर पॉल्यूशन है वह सबसे सही माना गया है, मतलब इस समय बहुत सालों बाद। तो इस समय आपके क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या हो रहा है, इससे बाढ़ की स्थिति आ गई है। और यही जब प्रदूषण की मात्रा अधिक थी तो बारिश नहीं आ रहा था, बारिश नहीं आ रहा था तो सूखा पड़ रहा था, यही तो होता था। तो सोच लीजिए इस प्रकार से जलवायु एवं मौसम पर भी आपके वायु प्रदूषण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखते हैं इसमें, इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग। अब इसका जो आपका घर बना है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो इमारतें हैं उस पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा, ये समझते हैं। जैसे जब एयर पॉल्यूशन है, आपकी जो विश्व प्रसिद्ध आपकी इमारतें बनी हुई हैं, जो खास तौर पर अगर बात करें संगमरमर यानी संगमरमर से जो बनी हुई हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनमें भी अनेक प्रकार के वायु प्रदूषण के कारण चेंजिंग हो चुकी है, अनेक प्रकार की चेंजिंग हो चुकी है। जैसे भारत में अगर बात करें तो जो मथुरा रिफाइनरी की एसिड लपटें हैं उनसे जो है ताजमहल हो जो है, मथुरा रिफाइनरी की एसिड लपटें से जो ताजमहल है वह भी आपका प्रभावित हो चुका है, उसका भी कलर जो है चेंज होने लगा है। वहाँ की जो प्राचीन मंदिरें हैं उस पर भी आपके प्रभाव
पड़ने लगे हैं। तो देखिए ये सब जो है किसके कारण हो रहा है? एयर पॉल्यूशन के कारण ही हो रहा है। एयर पॉल्यूशन के कारण मतलब ये कि जो ताजमहल है उस पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मथुरा रिफाइनरी से जो धुआं निकल रहा है उसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जो मथुरा रिफाइनरी है वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस की मात्रा बराबर निकलती है, जो कि आपके जल के साथ अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। और वही सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है संगमरमर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, यानी संगमरमर पर अगर पड़ता है तो उसका वह कलर भी चेंज कर सकता है और उस कलर को उड़ा भी सकता है। तो वही जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी एयर में जाती है, एयर में मिक्स होती है, वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा, जो कि आपके संगमरमर से बने या अन्य किसी भी सामान से बने आपके जो इमारतें हैं वह प्रभावित होने लगती हैं। तो ये भी आपका एयर पॉल्यूशन का ही एक इफ़ेक्ट होता है। तो ये हो गया बिल्डिंग पे। तो इन सब को आप लोग लिखेंगे, इफ़ेक्ट में पूछेगा तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। कुछ इसके अदर इफ़ेक्ट भी हैं, अन्य इफ़ेक्ट भी हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। अगर वायु में आपके हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा निर्धारित मात्रा से अगर अधिक हो जाती है, जो भी आपकी सल्फाइड है अगर उसकी मात्रा एयर में अधिक हो जाती है तो आपकी जो चांदी की धातुएं बनी हैं, जो चांदी की चमक होती है वह कम हो जाती है, और जो शीशे से धातुएं बनी होती हैं वो क्या हो जाती हैं? काली हो जाती हैं। इसको लिखिएगा, अगला लिख लीजिएगा आप लोग कि जो अम्लीय वायु प्रदूषक होते हैं उनसे धातुओं की चमक जो है वह कम हो जाती है और उसमें जंग लगने लगता है। ठीक। अगला ये भी है कि जो आपके माइल्ड स्टील होते हैं, इस्पात होते हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव ये वायु प्रदूषण ज़रूर डालता है। और शहरी जो क्षेत्र होते हैं उसमें प्रदूषण अधिक होने के कारण क्या होता है कि इस क्षेत्रों का जो इस्पात होता है वह ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक घिसता है। आपका जो माइल्ड स्टील है आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में है तो वह कम घिसेगा, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं उनका जो माइल्ड स्टील का कोई भी अगर धातु या कुछ बना हुआ है, बर्तन बना हुआ है, तो वह अधिक घिसता है। तो ये सब किसके कारण हुआ? एयर पॉल्यूशन के कारण। तो सोच लीजिए एयर पॉल्यूशन का कितना अधिक मतलब प्रभाव हो चुका है आपके वायुमंडल में, वातावरण में। तो इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है, ये तो आप ही लोग रोक सकते हैं। तो ये हो गया आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त। अब आगे इसके हम बताएंगे क्या इफ़ेक्ट हमने बता दिया, अब इसके कॉज बताएंगे यानी कारण, और इसके नियंत्रण के उपाय हम आगे बताने वाले हैं। तो गाइज़ अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।